बिहार में जोरों से चल रही वैक्सीन लगाने की तैयारी। 18 साल के ऊपर के 5.47 करोड़ लोगों को लगेगी वैक्सीन। सभी को मुफ्त में मिलेगी वैक्सीन। झारखंड सरकार का बड़ा फैसला। रांची रिम्स को छोड़कर कलेक्टर के कंट्रोल में होंगे तमाम अस्पताल। ड्यूटी से भागने वाले डॉक्टरों पर होगी सख्त कार्रवाई। बिहार में बेकाबू हुआ कोरोना। बीते 24 घंटे में 11,489 नए बीमार, 59 लोगों की गई जान। और भागलपुर में कोरोना के चलते सख्ती बरत रही पुलिस। मास्क न लगाने पर युवक का काटा चालान, 1 घंटे बैटरी की सुनाई सजा। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। बिहार में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन देने की तैयारी सरकार के स्तर से शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया है कि जनसंख्या के आधार पर जो कैलकुलेशन किया गया है उस हिसाब से राज्य में 18 से 44 साल की उम्र के 5.47 करोड़ लोग हैं। अब ही कोविशील्ड का दाम तय हुआ है। कोवैक्सीन व स्पुतनिक की दरें नहीं आई है। वैक्सीन खरीदारी की प्रक्रिया भी शुरू होगी। सभी लोगों को वैक्सीन युद्ध स्तर पर लगाया जाएगा। आपको बता दें कि राज्य में गुरुवार को 86,609 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। इनमें प्रथम डोज लेने वाले 57,998 लोग और दूसरी डोज लेने वाले 28,611 लोग हैं। तो आपको बता दें कि 1 मई से शुरुआत हो रही है टीकाकरण की, जहां पर 18 साल से ऊपर के लोगों को टीका लगाया जाएगा। सभी को फ्री में ये टीका लगाया जाएगा। सरकार ने इसकी घोषणा की है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कुमार गौतम जुड़े हुए हैं। गौतम, जोरों से तैयारियां सरकार के द्वारा की जा रही है वैक्सीन लगाने की। किस तरीके से वैक्सीन की शुरुआत की जाएगी? 1 मई से जो लगने वाली है 18 साल से ऊपर के लोगों को, किस तरीके से शुरुआत होगी? देखिए, शुरुआत को लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली जा रही है। स्वास्थ्य विभाग उसके लिए पूरी तरीके से तैयार है और ये अच्छी बात है कि 18 साल से 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको अब वैक्सीन दी जाएगी। इंतजार खत्म हो गया। जिन लोगों ने पहले 60 से ऊपर के जो उम्र के लोग थे उन लोगों ने पहले वैक्सीन लिया, उसके बाद 45 साल से ऊपर के लोगों ने वैक्सीनेशन का डोज लिया है और अब तो 60 और 45 में अब दूसरे डोज की तैयारी चल रही है। और इस बीच बिहार सरकार ने जो पहल की है, ये पहल बहुत अच्छी पहल है और इस पहल के साथ ही अब 18 साल से जो ऊपर के लोग हैं अब वो कोरोना के संक्रमण से बच सकते हैं। कोरोना के संक्रमण का जो प्रकोप चल रहा है इन दिनों, तो कहीं ना कहीं एक राहत की खबर होगी, क्योंकि जो वैक्सीनेशन से फायदा मिल रहा है लोगों को और जिन्होंने दोनों डोज ले ली है उसमें 99% तक खतरा टल गया है। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं गौतम जी, ये वैक्सीन जो लगाई जा रही है लोगों को, ये कारगर साबित हो रही है कोरोना के लिए और ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवाने के बाद कोरोना से बचते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि कोरोना से बचते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर के एक संशय की स्थिति सिर्फ यही है बिहार के अंदर कि चूंकि तादाद बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में किनको वैक्सीन पहले मिलेगा, इसको लेकर के जो रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है उस पर जाना होगा और अपनी बारी का इंतजार करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप जाएंगे और सीधे आपको वैक्सीन मिल जाएगी। तो जो रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो पूरी करनी पड़ेगी और अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा कि आपका नंबर कब आएगा और 1 मई से इसकी शुरुआत होगी। जी गौतम, बहुत कम दिन बचे हुए हैं। 1 मई यानी मैं बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं। जिस तरीके से सरकार फ्री में वैक्सीन लगाने की ये कवायद कर रही है, काफी सराहनीय पहल ये सरकार के द्वारा की जा रही है। लेकिन इतने कम समय में सरकार के द्वारा क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? क्या कुछ प्रक्रिया इसके लिए निर्धारित की गई है कि 1 तारीख से शांतिपूर्ण तरीके से और अच्छे से वैक्सीन का कार्य शुरू हो सके? देखिए, वैक्सीन को लेकर के जो पहले जो प्रक्रिया चल रही थी उसी प्रक्रिया के तहत काम किए जा रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोगों तक वैक्सीन की डोज लग सके। तो पहले जो जहाँ भी स्वास्थ्य केंद्र थे वहां पर
जिस तरह से पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़ेंगे, क्योंकि बिहार सरकार के पास जो संसाधन है और उसमें उसने मैक्सिमम कोशिश की है, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मैक्सिमम कोशिश की गई है अस्पताल के पास और जो हर पंचायत स्तर पर कैसे वैक्सीन लगे इसके लिए लगातार प्रयास किए गए थे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। और जो बड़े अस्पताल है वहां भी दिए जाएंगे, जो प्राइवेट अस्पताल है वहां भी दिए जाएंगे, और हर प्रखंड स्तर पर वैक्सीनेशन का काम चल रहा था। ऐसे में अब चूंकि उम्र का दायरा बढ़ गया है, अब 18 से ऊपर के करोड़ों लोग हैं जो बिहार के अंदर इस वैक्सीन को लेंगे, तो ऐसे में जो सिस्टम है उसी के तहत बस अपनी बारी का इंतजार करना होगा, रजिस्ट्रेशन कराने होंगे। रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आपको जो नंबर भी दिए जाएंगे, जो तारीख मुकम्मल की जाएगी वो आपको दी जाएगी। तो ऐसे में गौतम जी, अभी जिन लोगों को दूसरे डोज की वैक्सीन भी लगनी है, जिनको वैक्सीन लग रही थी, पहले डोज की वैक्सीन लग चुकी है और दूसरे की लगनी है, लेकिन इसी बीच सामने आ रहा है कि कई अस्पतालों में वैक्सीन की कमी देखने को मिल रही है, वैक्सीन की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। तो वही दूसरी ओर ये इतनी बड़ी मात्रा में 1 मई से शुरुआत किया जाना वैक्सीन का और युवाओं में, और वो भी फ्री में जब ये शुरुआत की जा रही है, फ्री वैक्सीन लोगों को लगाई जाएगी, तो जब अभी इसमें कमी देखने को रही है तो आगे इसकी आपूर्ति कैसे सरकार करेगी? देखिए, आप यकीन मानिए कि वैक्सीनेशन को लेकर के जो जहां भी दिक्कतें हैं, यदि डोज नहीं आई है या जहां पे खत्म हो गया है वहां ये चीजें देखने को मिली थी। लेकिन आपको बता दें कि 6 लाख टीकाकरण करने वाला पहला जिला यही राजधानी पटना बिहार का बन गया है। तो कहीं ना कहीं 18 से 44 साल के जो तकरीबन आप ऐसे समझिए कि 5.5 करोड़ लोग सभी को वैक्सीनेशन देने की तैयारी शुरू हो गई है। तो आप अंदाजा लगाइए कि पटना में किस तरह से कितनी तेजी से वैक्सीनेशन दिए गए हैं। इसलिए कहीं कोई दिक्कतें नहीं है और जो डोज है वो पर्याप्त है। आप सीरम और जो कंपनी दवा बना रही है केंद्र सरकार और राज्य सरकार का तालमेल है और चीजें आसानी से मिल जा रही है, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 18 साल के ऊपर सभी लोगों का वैक्सीन देने की तैयारी सरकार के स्तर पर शुरू कर दी गई है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं सरकार अब पूरी तरीके से तैयार दिख रही है लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए। लगातार इस तरीके से वैक्सीन लगाने वालों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी 1 मई के बाद से। तो अब सरकार पूरी तरीके से तैयार है वैक्सीन लगाने के लिए। बिल्कुल तैयार है, सरकार तैयार है। यही कारण है कि स्वास्थ्य विभाग के जो प्रधान सचिव हैं प्रत्यय अमृत, उन्होंने खास तौर से बल बताया कि जनसंख्या के आधार पर जो कैलकुलेशन किया गया है उस हिसाब से राज्य में 18 से 44 साल की उम्र के 5.5 करोड़ लोग हैं और अभी कोविशील्ड का दाम तय हुआ है। कोवैक्सीन और स्पुतनिक की जो दरें हैं वो नहीं आई है। वैक्सीनेशन की खरीदारी की प्रक्रिया शुरू होगी। सभी लोगों को वैक्सीन युद्ध स्तर पर लगाया जाएगा। राज्य में तकरीबन लाखों लोग को कोरोना का टीका लगाया गया है। इसमें पहली जो डोज लेने वाले की संख्या है वो तकरीबन 5,80,000 के आसपास की है और जो दोनों डोज जो ले चुके हैं वो 2,86,000 के आसपास के हैं। तो अब जो पहले वाले जो डोज थे वो दूसरे डोज लेंगे तो उनकी संख्या में बढ़ोतरी आएगी। तो सब कुछ तैयार है और इस बीच 18 से 44 के जो लोग हैं उनके अंदर खुशी की लहर है। पहली डोज लेने वाले में 45 से जो 59 साल के लोग थे उन लोगों में भी खुशी है। लेकिन जो लोग नहीं ले पाए टीका वो भी इनके दायरे में आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको टीका नहीं दिया जाएगा, उनको भी टीका दिया जाएगा। लेकिन जो पटना जिले की अगर बात करें तो 6 लाख लोगों का टीकाकरण करने का काम पूरा हो गया है। इसके साथ ही टीकाकरण के मामले में राज्य का पहला जिला बन गया। तो कहीं ना कहीं अच्छी बात है, लोगों ने पहल की है, तब जाकर के इतनी संख्या बढ़ी है। स्वास्थ्य विभाग की टीम हमेशा तैयार है। और एक चीज है कि 10 लोगों की संख्या जैसे ही पूरी होती है 10 का एक डोज है और तुरंत उसको मतलब अब तो ये स्थिति है कि जैसे अगर मान लीजिए 8 लोग ही पहुंचे कहीं स्वास्थ्य केंद्र पर तो 2 लोगों का इंतजार करना पड़ता है, लेकिन वैक्सीन देने के लिए लोग तैयार हैं। बस जागरूकता लोगों में होनी चाहिए, वैक्सीनेशन को लेकर के कोई संशय ना हो, तभी जाकर के इस आंकड़े को और भी अच्छे तरीके से पूरा किया जा सकता है। क्योंकि वैक्सीनेशन देने के लिए जो स्वास्थ्यकर्मी है वो पूरी तरीके से तैयार है, विभाग तैयार है, लेकिन लोग
के मन में अभी भी कुछ ना कुछ संशय है जिसको खत्म करना होगा। जी। देखना होगा कि जब बड़े बड़े लोग ले रहे हैं, सेल्फी लेकर के लगा रहे हैं, अब डरने की जरूरत नहीं है। कोरोना से बचना है तो वैक्सीनेशन आपको कराने होंगे, आपको सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ये सारी चीजें करनी होगी। तो जो लोग अभी भी लापरवाही कर रहे हैं वो अभी भी सजग हो जाएं, वो वैक्सीनेशन जरूर ले, इसलिए जी ये बेहद जी जरूरी है। गौतम जी, जिस तरीके से आपके द्वारा बताया जा रहा है कि सरकार अब पूरी तरीके से तैयार है सभी लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए, और इतनी बड़ी संख्या में वैक्सीन लगाना लोगों को कहीं ना कहीं एक बड़ी बात भी साबित होगी सरकार के लिए। तो एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर वैक्सीन आएगी, जितनी बड़ी संख्या में खेप यहाँ पर चाहिए है, उसके लिए आर्थिकी मजबूत करना भी आवश्यक है। तो किस तरीके से सरकार इस पर काम कर रही है? देखिए, सरकार अपना काम कर रही है, सरकार बखूबी काम कर रही है। वैक्सीनेशन को लेकर के सरकार की जो पहल है वो बहुत अच्छी पहल है। आपने देखा कि खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने IGIMS में पहली डोज लेकर के लोगों को जागरूक किया था, दूसरी डोज भी उन्होंने ले ली है। और ये उन्होंने ये बात जाहिर की कि इस वैक्सीनेशन को लेकर के बिहार के अंदर कोई संशय नहीं होनी चाहिए। लेकिन और केंद्र सरकार के साथ इस बिहार का अपना तालमेल है। केंद्र सरकार लगातार, केंद्र में भी सरकार और राज्य की जो सरकार है, दोनों गठबंधन की सरकार है और दोनों जगह पर दिक्कतें नहीं होगी, यही वजह है। हाँ, ये बात अलग है कि थोड़ी सी डोज को लेकर के जो प्रति कीमत को लेकर के थोड़ी सी संशय की स्थिति है। संशय इस बात को लेकर के है कि केंद्र सरकार को जो सीरम और भारत बायोटेक वैक्सीन 150 रुपए में प्रति डोज दी जा रही है, इस दर से खरीदी जाए तो तकरीबन 35,000 करोड़ रुपए में 234 करोड़ वैक्सीन मिल जाएगी। तो फिर ये अलग अलग कीमतें जो है राज्य सरकार के बीच नहीं होनी चाहिए। वो एक देश एक वैक्सीन तो दाम दो क्यों हो, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसको लेकर के संशय की स्थिति थी। लेकिन जब PM ने खुद कह दिया कि तमाम लोगों को वैक्सीनेशन दी जाएगी, मुख्यमंत्री का ऐलान है कि किसी से 1 रुपया नहीं लिया जाएगा, जो पैसे हैं वो सरकार वहन करेगी। आप बस वैक्सीन लेने के लिए कतार में खड़े हो जाइए, आपको वैक्सीन मुफ्त में दी जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और सीरम राज्यों को 400 रुपए में दे रही है वैक्सीन, जबकि निजी अस्पतालों को 600 रुपए में प्रति डोज देने पड़ रहा है। लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच तालमेल है। वैक्सीन की कीमतों को भूल जाइए, वैक्सीन लगाइए और वैक्सीन आपको मुफ्त में बिहार में मिल रही है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा चुनाव में भी आपने देखा कि केंद्र सरकार के जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने पटना में ही पहली बार ऐलान किया था कि अगर वैक्सीन का काम पूरा हो जाता है, जो उस वक्त पूरा नहीं हुआ था, तो वैक्सीन सबसे पहले बिहार के लोगों को मुफ्त में दी जाएगी। उनके इस ऐलान के बाद ही अब बिहार की जनता ने ये डिमांड भी की और सरकार ने भी पहल की। सरकार ने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि सभी व्यक्तियों को बिहार के अंदर मुफ्त में वैक्सीनेशन दी जाएगी। जी बिल्कुल गौतम जी, जिस तरीके से वित्त मंत्री के द्वारा कहा गया है फ्री में वैक्सीन देने का, और कहीं ना कहीं उनके कहे पर खरा भी वो उतर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार गौतम, हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो 1 मई से लोगों को जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं उन्हें वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो जाएगा। सरकार अपनी पूरी तैयारी कर रही है, कहीं भी कोई भी कमी सरकार अपनी तरफ से नहीं छोड़ना चाह रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने रिम्स रांची को छोड़कर राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों को अब उपायुक्तों के प्रशासनिक नियंत्रण में दे दिया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और झारखंड महामारी अधिनियम 2020 के प्रावधानों के तहत राज्य सरकार ने विशेष परिस्थिति को देखते हुए ये निर्णय लिया है। गुरुवार को विकास आयुक्त सह स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं, जिसमें बताया गया है कि बेहतर समन्वय और प्रबंधन के साथ कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से ये निर्णय लिया गया है। तो
तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कलेक्टर के कंट्रोल में तमाम अस्पताल कर दिए हैं। साथ ही साथ ड्यूटी से भागने वाले जो डॉक्टर हैं उन पर कार्रवाई करने की बात की गई है। इसके अंदर राज्य सरकार ने रिम्स रांची को छोड़ा है। राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल अब उपायुक्त के प्रशासनिक नियंत्रण में दे दिए हैं, रिम्स रांची को छोड़कर। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और झारखंड महामारी अधिनियम 2020 के प्रावधानों के तहत राज्य सरकार ने विशेष परिस्थिति को देखते हुए ये निर्णय लिया है, ये फैसला लिया है। और गुरुवार को विकास आयुक्त सह स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने इस संबंध में आदेश भी पारित कर दिया, आदेश भी जारी कर दिए हैं। इसमें पूरी तरीके से बताया गया है कि बेहतर समन्वय और प्रबंधन के साथ कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। उसी उद्देश्य से ये निर्णय लिया गया है। कोरोना का कहर लगातार जारी है, इसी के चलते एक बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। कलेक्टर के कंट्रोल में तमाम अस्पताल कर दिए गए हैं। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि इससे क्या कुछ फायदा अस्पतालों को होता है या क्या कुछ नुकसान होता है, लोगों को क्या कुछ फायदा होता है। इससे तमाम तरीके की जो लापरवाही देखने को मिल रही है अस्पताल प्रबंधन की तरफ से, क्या अब भी वो देखने को मिलेगी? कलेक्टर के अंदर आने के बाद भी जो तमाम अस्पताल है लापरवाह नजर आएंगे, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। जिस तरीके से तमाम अस्पतालों में वैक्सीनेशन की कमी देखने मिल रही थी, वैक्सीन की कमी देखने मिल रही थी, बेड की कमी देखने मिल रही थी, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी देखने को मिल रही थी, तो अब यही बड़ा सवाल खड़ा होता है कि कलेक्टर के कंट्रोल में आने के बाद के तमाम जो अस्पताल हैं उनमें भी कमी देखने को मिलेगी या फिर आपूर्ति भरपूर रहेगी सभी अस्पतालों में। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से ब्यूरो चीफ राजीव रंजन जी जुड़े हुए हैं। राजीव जी, जिस तरीके से सरकार का वो फैसला लिया गया है, कोरोना लगातार जिस तरीके से बढ़ रहा है, कलेक्टर के अंदर कलेक्टर के नियंत्रण में सभी अस्पताल दे दिए गए। देखिए, कई निर्णय सरकार के द्वारा लिया जा रहा है। लगातार हेमंत सोरेन सरकार ये कोशिश कर रही है कि झारखंड से कैसे कोरोना को रफ्तार जो संक्रमण का बढ़ रहा है उसको कम किया जाए, एक जो चैन है उसको ब्रेक करने की कोशिश की जा रही है। और यही कारण है कि लगातार कई परिवर्तन किए जा रहे हैं। अब एक बड़ा निर्णय जो आया है कि रिम्स को छोड़कर, यानी रिम्स अस्पताल को छोड़कर राज्य के बाकी जो भी सरकारी अस्पताल हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज है या फिर अन्य अस्पताल हैं, उनको जिले के उपायुक्त को देने की तैयारी की जा रही है। सरकार ये चाह रही है कि जिम्मेवारी तय की जाए उपायुक्तों को व्यवस्था देकर, और जिम्मेवारी तय करके एक सिस्टम से काम करवाया जाए, ये पर्पस है। और साथ ही साथ जो जिम्मेवारियां उसका निर्वहन जो नहीं करे उस पर कार्रवाई भी की जाए, ये सरकार चाह रही है। और इसी कारण से देखेंगे कि तमाम जो निर्णय है लिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल राजीव जी, जिस तरीके से जिम्मेदारी अब तय सरकार कर रही है, तो यदि उस दौरान किसी भी अस्पताल में जिस कलेक्टर के अंदर, जिस उपायुक्त के अंदर जो अस्पताल उसमें लापरवाही देखने को मिलती है, तो इसकी जिम्मेदारी अब उपायुक्त की होगी। जी बिल्कुल, उपायुक्त की जिम्मेवारी होगी। अब उपायुक्त को अपने अंडर अनधिकारियों को रख के व्यवस्था को संभालना है, सिविल सर्जन हो या फिर स्वास्थ्य विभाग के अनधिकारी हो। बात यहाँ तक भी हो रही है कि जो डॉक्टर लापरवाही करेंगे, जो स्वास्थ्यकर्मी लापरवाही करेंगे, उन पे भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आप देखेंगे कि अभी दुमका में, अभी पलामू में ऐसे ही सिविल सर्जन पे कार्रवाई की तैयारी चल रही है। तो सरकार इस व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहती है और चाहती है कि कोरोना काल में कैसे ज्यादा से ज्यादा, तो तमाम जो किल्लत की बात आ रही है, अभी आप देखेंगे कि सदर अस्पताल में एक तरफ ऑक्सीजन नहीं होने से मौत की बात आ रही है और दूसरे तरफ एक कमरे में ऑक्सीजन सिलेंडर से भरा पड़ा हुआ है। तो इस तरह की अव्यवस्था जो भी सामने आ रही है उसको सरकार चाहती है कि जिम्मेवारी तय करके अव्यवस्था को दूर किया जाए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो कोरोना पीड़ित मरीज है वो इलाज के अभाव में उनका मौत हो जा रहा है। उनको समय पे इलाज नहीं मिल पा रहा है, समय पे ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, समय पे उनको आईसीयू बेड नहीं मिल पा रहा है, और जिसका परिणाम ये हो रहा है कि उनकी मौतें हो जा रही है। तो सरकार अगर अस्पताल प्रबंधन की तरफ से कोई लापरवाही इस दौरान की जाती है, इलाज में लापरवाही की जाती है, या फिर डॉक्टरों की तरफ से कोई लापरवाही की जाती है, तो इसका पूरा खामियाजा अब उपायुक्त को भुगतना होगा। जी बिल्कुल, जवाबदेही उपायुक्त की होगी, क्योंकि उपायुक्त के संचालन में अगर ये तमाम व्यवस्था चलेगी तो उसके बाद उपायुक्त जो संबंधित डॉक्टर होंगे, अस्पताल के
जो जिले के सिविल सर्जन होंगे, अस्पताल के जो हेड होंगे, उनको जिम्मेवारी देगी और तमाम तरह से एक चेन के माध्यम से व्यवस्था चलाई जाएगी और उस चेन के माध्यम से जो जिम्मेवारी है वो सुनिश्चित कराई जाएगी कि कैसे उस जिम्मेवारी का निर्वहन जो है सही तरीके से करे। सबसे पहले सरकार इस महामारी को रोकने के लिए प्रयासरत है और इसी कड़ी में ये तमाम चीजें जो है वो की जा रही है। चाहे व्यवस्था देने की बात हो, उपायुक्त को इसलिए दी जा रही है कि आईएएस अधिकारी है और उनके जिम्मे पूरे जिले का जिम्मेवारी होती है और ऐसे में सरकार अगर उन्हें एक अस्पताल का भी जिम्मा देती है तो सरकार को यह भरोसा है कि ज्यादा अच्छे तरीके से वो अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन कर सकेंगे और रिजल्ट भी पॉजिटिव दे सकेंगे। दूसरी तरफ आप देखें तो कुछ और निर्णय इस दौरान एक ये सवाल बड़ा खड़ा होता है यहाँ पर कि रांची रिम्स को क्यों छोड़ दिया गया है, उस पर किसकी जवाबदेही होगी अगर वहां पर कोई लापरवाही देखने मिलती है? देखिए, रिम्स चूंकि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और उसके लिए जो डायरेक्टर है रिम्स के वो हैं, सुप्रिंटेंडेंट है, वहां हर विभाग के हेड है, तो रिम्स की अपनी व्यवस्था है और उसी व्यवस्था के तहत उसको रखा गया है। आप देखेंगे कि रिम्स के जो डायरेक्टर है वर्तमान में वो एम्स से आए हैं, डायरेक्टर थे रिम्स में, तो उनको काफी अनुभव भी है। उपाधीक्षक हैं, अधीक्षक हैं, तमाम तरह के सिस्टम जो रिम्स में है वो बने हुए हैं। सरकार सिर्फ स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है उसकी मॉनिटरिंग करती है, स्वास्थ्य सचिव जो डायरेक्ट उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग करते हैं, स्वास्थ्य मंत्री मॉनिटरिंग करते हैं, तो रिम्स की अलग व्यवस्था है, बाकी अस्पताल की अलग व्यवस्था है। अब जब सरकार जिम्मेवारी का निर्वहन कर रही है उसके साथ साथ ये भी तय कर रही है कि कोरोना की जो जांच की रफ्तार है उसको ज्यादा से ज्यादा कैसे बढ़ाया जाए, जो बैकलॉग है उनको ज्यादा से ज्यादा कैसे समाप्त किया जाए ताकि संक्रमित मरीजों की संख्या जो है पता चल सके और उनका इलाज समय पे किया जा सके। सरकार तमाम तरह की व्यवस्था करना चाह रही है। उस व्यवस्था में कितनी जल्दी सरकार अपने को ढाल लेती है और जो अधिकारी हैं अपने को ढाल लेते हैं और व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सकता है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो संक्रमित मरीज है उनका इलाज किया जा सके, जो मरीजों की मौत हो रही है उसको रोका जा सके, ये व्यवस्था सरकार कर रही है। अब देखना ये कि इस व्यवस्था से क्या आमूलचूल परिवर्तन होते हैं पूरे इस राजीव जी, तो कहीं ना कहीं सरकार तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, जिम्मेवारी बांट रही है और रांची रिम्स पर भी सरकार अब अपना पूरा भरोसा जता रही है। तो क्या इस फैसले के बाद से जो लापरवाहियां देखने को मिल रही है, जो कमियां देखने को मिल रही है, चाहे वो वैक्सीन को लेकर हो, बेड को लेकर हो, इंजेक्शन को लेकर हो, तो वो उसमें सुधार देखने को मिलेगा? अब देखिए, कोशिश तो यही की जा रही है कि जो मरीजों को ऑक्सीजन के कारण दम तोड़ना पड़ रहा है, जो वैक्सीन मिलने हैं उनके कारण दम तोड़ना पड़ रहा है या फिर उनको व्यवस्था नहीं मिल पा रही है, उसको कैसे ठीक किया जाए। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत है कि काला बाजारी को कैसे रोका जा सके, क्योंकि आप देखेंगे कि जिस तरह से चीजों की किल्लत हो रही है तो कई लोग इसे स्टोर करके रख ले रहे हैं, कई जगहों पे जहां जरूरत है वहां उपलब्ध नहीं हो रहा है, जहां जरूरत नहीं है वहां काफी मात्रा में दवाई या इंजेक्शन या फिर ऑक्सीजन के सिलेंडर पड़े हुए हैं, तो उसको कैसे दुरुस्त किया जाए, सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है ताकि मरीजों को समय पे इलाज मिल सके और उनकी जान बचाई जा सके। जी राजीव जी, जिस तरीके से काला बाजारी को लेकर एक सवाल खड़ा आपके द्वारा किया गया है, तो एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि काला बाजारी तब कब होती है जब वहां पर भरपूर मात्रा में सामान तो हो लेकिन लोगों तक मुहैया नहीं हो पा रहा हो, तो कहीं ना कहीं काला बाजारी करके लोग इसका फायदा उठाते हैं। देखिए, काला बाजारी जो है वो सिस्टम के गड़बड़ी के कारण होता है और बढ़िया व्यवस्था नहीं होने से होता है। अब सरकार अगर इन चीजों की मॉनिटरिंग अच्छे तरीके से करेगी, जो चीजें जहां पहुंच रही है उसका कितना उपयोग हुआ है, कितने मरीजों को दी गई है और कितने मरीज को अभी उस लाभ लेने से वंचित हैं, ये व्यवस्था की जाएगी तो खुद ब खुद काला बाजारी रोक सकती है। राजीव जी, कहीं ना कहीं जनता के द्वारा भी इसको समर्थन दिया जाता है, जनता के द्वारा भी जो काला बाजारी करके सामान बेचा जाता है वो भी जनता के द्वारा खरीदा जाता है, तो कहीं ना कहीं जनता का भी इसमें योगदान थोड़ा बहुत तो रहता है, तभी जाके ये काला बाजारी जनता के सामने मजबूरी होती है। जनता चूंकि अब किसी के परिजन अगर अस्पताल में भर्ती हैं और उनको कोई 10 रुपए की चीज 100 रुपए में भी मिल रहा है तो आनंद फानन में जान बचाने की कीमत पर वो कुछ भी खरीदने को तैयार होते हैं, तो जनता एक तरह से मजबूर है इस मामले में। अब सरकार के जो विभाग है, स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है, उनको चाहिए कि इस तरह के जो मामले सामने आते हैं, जैसे आप देखेंगे कि जो ऑक्सीजन कल तक 2-3 हजार या 4 हजार रुपए मिला करते थे, अभी एक ऑक्सीजन के सिलेंडर 25-25 हजार रुपए में मिल रहे हैं। तो इन तमाम चीजों को व्यवस्थित करने की जरूरत है ताकि आम लोगों को समय पे और उचित मूल्य पे लाभ मिल सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जान बचाई जा सके। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर तो प्रशासन पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि प्रशासन की तरफ से लापरवाही है, प्रशासन की तरफ से कमी देखने को मिल रही है, तभी जाकर इसमें बढ़ोतरी हो रही है। कई अस्पताल ऐसे भी देखने को मिले थे जहां पर बोर्ड लगा दिया गया था ऑक्सीजन की कमी का।
अपने स्तर से प्रयास करती है और सरकार प्रयास में कोई कमी हो जा रही है, जिसका ये परिणाम हो रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि प्राइवेट अस्पतालों पे नकेल कसने की तैयारी हो रही है। जिस तरह से मनमाने कीमत ली जा रही है, कई ऐसे मामले आए हैं जिसमें एक्शन लिया भी गया है, लेकिन अब जरूरत है कि एक्शन के साथ साथ उनके लाइसेंस को निबंधित करने की कार्रवाई की जाए, क्योंकि अगर वो मरीजों को लूट रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा अफसर का फायदा उठा रहे हैं, अगर आपदा में भी अफसर खोज रहे हैं, तो उन पे कार्रवाई होने की जरूरत है कि उनको जो सुविधा देनी है वो सुविधा उनको देनी होगी, और इसीलिए उनको लाइसेंस भी दिया गया है। तो ऐसे अस्पतालों पे कार्रवाई करने की जरूरत है। हालांकि सरकार दावा कर रही है, लेकिन दावे में बहुत सच्चाई नजर नहीं आ रही है। कितनी जल्दी व्यवस्था ठीक होती है, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल राजीव जी, जिस तरीके से पहले कार्रवाई करने की बात तो की जा रही थी कि लापरवाही जहां पर जिस अस्पताल में की जाएगी वहां पर कार्रवाई की जाएगी, तो अब कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा ये फैसला लेने से, उपायुक्तों के हाथ में कमान सौंपने से एक ये सुविधा सरकार के सामने आ गई है, ये सुविधा सरकार को मिल गई है कि जिम्मेवारी किसकी होगी, जो जिम्मेदार होंगे उस पर कार्रवाई होगी, उससे सवाल पूछे जाएंगे। ये बिल्कुल व्यवस्था चेंज करने के लिए इस तरह के निर्णय लिए गए हैं। अब देखना है कि इस निर्णय से फायदा कितना होता है। हालांकि सरकार की तमाम टीम में स्वास्थ्य विभाग के जो सचिव हैं वो खुद इन तमाम चीजों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्दी व्यवस्था बदलेगा और कोरोना से बिल्कुल जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े बढ़ते हुए दिख रहे हैं और ये जिम्मेदारियों का अब निर्वहन कर दिया गया है, जो उपायुक्त होंगे सभी को अब निर्वहन कर दिया गया था। अब सवाल ये खड़ा होता है कि किस तरीके से उपायुक्त अपनी जिम्मेवारी निभाएंगे, किस तरीके से जो उपायुक्त है वो सभी अस्पतालों की कमान अपने हाथ में लेंगे और दुरुस्त करेंगे, वहां की जो लापरवाही होती है, जो परेशानियां वहां से लोगों को होती है उन्हें दुरुस्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ब्यूरो चीफ राजीव रंजन हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। वीआईपी न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।